तो देखो अब पढ़ेंगे हम बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसमें से हाइलाइटर निकाले। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है ये CxH2O, ठीक है। लेकिन इसका एक्सेप्शन होता है कि CH3COH जो है इस फॉर्मूले में फिट होता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन रैमनोज जो है C6H12O5 ये कार्बोहाइड्रेट है, मगर ये इस फॉर्मूले में फिट नहीं होता है, डू नॉट फिट, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होती है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन और विच ऑन हाइड्रोलाइसिस फॉर्म्स दिस यूनिट, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होते हैं, और ये एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस के बाद में जो भी बनता है कीटोन या एल्डिहाइड वो होते हैं ये, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होते हैं, इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हारी विच शुगर्स के ऊपर। तो सुक्रोज जो होता है वो कॉमन शुगर के लिए कहते हैं, लैक्टोज जो होता है वो मिल्क शुगर होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है तुम्हारे सैकराइड्स हो गए, सैकराइड्स अब तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट जो है तुम्हारे सैकराइड्स हो गए। अब सैकराइड में जो कितने तरीके के तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक होता है मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स और ओलिगोसैकराइड्स, ठीक है। मोनोसैकराइड और तुम्हारे डाइसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स जो है ओलिगोसैकराइड्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। ओलिगोसैकराइड्स का मतलब होता है 2 से 10 के बीच में जो मोनोसैकराइड जिसमें होते हैं। मोनोसैकराइड जो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, मोनोमर होते हैं एक तरीके से इसके, ठीक है। तो मोनोमेरिक यूनिट हो गई क्या, ये मोनोसैकराइड इसकी मोनोमेरिक यूनिट हो गई। ओलिगोसैकराइड 2 से 10 जिसमें मोनोमर्स या मोनोसैकराइड्स होते हैं उसको ओलिगोसैकराइड बोलते हैं। पॉलीसैकराइड जो होते हैं 10 से ऊपर जो होते हैं पॉलीसैकराइड्स होते हैं। अब आगे करते हैं बात। तो तुम्हारा इन्हें मोनोसैकराइड्स को फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते हम, और तुम्हारे इसमें 20 मोनोसैकराइड्स होते हैं जो नेचुरली मिलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया तुम्हारा ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया और राइबोस हो गया, ठीक है। तो ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और राइबोस इसका एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं ओलिगोसैकराइड्स की। ओलिगोसैकराइड 2 से 10 मोनोसैकराइड होते हैं, ठीक है। इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो इससे मोनोसैकराइड बनेगा। और इसमें पहला एग्जांपल बात करते हैं डाइसैकराइड की। डाइसैकराइड में 2 होते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो मिलते हैं ओलिगोसैकराइड वो होते हैं डाइसैकराइड्स, ठीक है। और ट्राइसैकराइड भी होता है, लेकिन डाइसैकराइड ओलिगोसैकराइड में डाइसैकराइड सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस शुगर जो है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है एग्जांपल डाइसैकराइड है। सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे उसका, तो इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, और माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करके ग्लूकोज और ग्लूकोज बनता है, ठीक है। कौन सा ग्लूकोज बनता है ये भी इंपॉर्टेंट है। अल्फा ग्लूकोज बनता है, बीटा ग्लूकोज बनता है, कौन सा फ्रक्टोज बनता है ये हम आगे अभी बात करेंगे, ठीक है। तो सुक्रोज को तोड़ के ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, माल्टोज को तोड़ के ग्लूकोज और ग्लूकोज बनता है। अब आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है। 10 शुगर्स विच कैन रिड्यूस टॉलिन टेस्ट, जो टॉलिन टेस्ट को और फेलिंग टेस्ट को जो है रिड्यूस करें उनको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, ठीक है। सारे मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, और डाइसेक्राइड्स एक्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट सुक्रोज को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। वो रिड्यूस करते हैं टॉलन टेस्ट को और फेलिंग टेस्ट को, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज जो कि एक डाइसेक्राइड है, और सारे पॉलीसेक्राइड ये जो होते हैं नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, ठीक है। अब शुगर में अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो एल्डोज शुगर बनी जाती है, कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोज शुगर बनी जाती है, ठीक है। अब है मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड में अब ग्लूकोज की बात करें तो कंटेन्स ग्लूकोज, ग्रेप जो होते हैं ये इनमें लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ग्लूकोज। फलों में ग्लूकोज बहुत अच्छे से होता है, फलों में सुक्रोज होता है बेसिकली, ठीक है। सुक्रोज से हम तोड़ के क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना सकते हैं। अब प्रिपरेशन कैसे बनाए हम ग्लूकोज को। ग्लूकोज कैन बी मेड बाय बॉइलिंग केन शुगर को बॉइलिंग इन द डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl के साथ में बॉईल करेंगे, H2SO4 या डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट करके केन शुगर को हम जब बॉईल करेंगे टेम्परेचर पे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। तो ऐसा करके ग्लूकोज बन जाएगा। अब आगे चलें कमर्शियल मेथड में कैसे ग्लूकोज बनाते हैं, फ्रॉम स्टार्च से ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। स्टार्च से ग्लूकोज बनाते हैं। स्टार्च से सेल्यूलोज को हम जो है पानी के साथ जो है हाइड्रोलाइज कर देंगे, और इससे क्या बनेगा, डाइल्यूट H2SO4 के साथ में 2 से 3 atm प्रेशर 293 केल्विन पे तो क्या बनता है, ग्लूकोज में टूट जाता है ये।
क्योंकि स्टार्च और सेल्यूलोज जो होते हैं ये ग्लूकोज की ही इसमें सिर्फ ग्लूकोज होमोपोलीमर्स होते हैं ये, और मोनोमर की यूनिट होती है ग्लूकोज की। एक चीज़ ध्यान रखना, बायो में भी एक स्टार्च जो होता है वो जो होता है ब्रांच्ड होता है, सेल्यूलोज अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, सेल्यूलोज जो होता है अनब्रांच्ड होता है। अब चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज मिटा लेते हैं थोड़ा। स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो है एल्डोहेक्सो स्ट्रक्चर दिखा सकता है। मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ क्या होता है? ग्लूकोज होता है। मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और तुम्हारे एनसीईआरटी में भी कुछ दे रखी है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है? कोलेजन होता है। मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम कौन सी होती है? रुबिस्को एंजाइम होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब है आगे चलते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमें पता है C6H12O6 होता है। इसको हीट करेंगे HI के साथ में। इंपॉर्टेंट क्या है, HI के साथ में इसे हीट करते हैं ना ग्लूकोज को, तो ये 14 मोल्स इसके HI के 14 मोल्स के साथ में हीट करता है। तो ये तुम्हारा क्या बनाएगा? ये स्ट्रेट चेन बना देता है। क्या? ये हेक्सेन की स्ट्रेट चेन बना देता है। इंपॉर्टेंट है ये, हेक्सेन की स्ट्रेट चेन बना देता है ये। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि वन कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंट विद कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंट। एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, इसको करने का क्या मतलब है? एक कीटोन ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, कीटोन नहीं होगा, ये स्पेसिफिकली कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए बोला गया है। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब ब्रोमीन वाटर को अगर हम ग्लूकोज को हम ब्रोमीन वाटर Br2 और H2 के साथ में, जो कि Br2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसके साथ में रिएक्ट करेंगे तो इसमें क्या बनेगा? ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ये ग्लूकोनिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है Br2H2 के साथ में। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या है? इसमें जो पहली चीज़ हम इस वाले से हमको पता चलता है कि इसमें एक जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसमें पता चलता है ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ठीक है, ये जो ग्रुप की बात हो रही है तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो इसमें पूछा जा सकता है तुम्हें कौन सी रिएक्शन से पता चलता है कि एल्डिहाइडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एल्डिहाइडिक? तो इसमें कौन सा रिएक्शन है? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में जब हम ग्लूकोज को रिएक्ट करवाएंगे। अब है एसिटाइलेशन ऑफ द ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज का हम एसिटाइलेशन करते हैं तो ये पेंटा एसिटेट बनता है। ठीक है, ये पेंटा एसिटेट बनता है। ठीक है, ये चार है यहाँ पे, तो पेंटा एसिटेट बनता है। जो है इसमें 5 एसिटेट ग्रुप जुड़ते हैं, और यहाँ पे क्या कौन सी है? एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में होता है ये, और ये क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, इसमें कंक्लूजन क्या आया है? इसका कंक्लूजन ये आया कि इसमें 5 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसमें 5 OH ग्रुप जुड़े हुए होते हैं ना, तो ये बता दिया इसने 5 ग्रुप OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। पेंटासिटेट जो रिएक्शन है ये दिखा रही है इसको। अब है अगर ग्लूकोज को हम HNO3 के साथ में रिएक्ट करते हैं तो सैकरिक एसिड बनता है। सैकरिक एसिड बनता है। अगर आपको वो वाला टेबल याद है, ओ माई स्टूडेंट गिव पार्टी, ओ माई स्टूडेंट गिव पार्टी टू सर, तो उसमें सैकरिक एसिड में ओ माई स्टूडेंट गिव अ पार्टी टू सर, सैकरिक एसिड 4N होता है। ओ माई स्टूडेंट चौथे नंबर पे आता है ये, मैं खुद भी देखूंगा एक बार। ठीक है, तो अब इसमें क्या नाम है मैं खुद भूल गया। अब देखो इसमें रिएजेंट HNO3 यूज़ हो रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसमें देखो अगर तुम्हारा ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज को HNO3 के साथ में रिएक्ट करके हम तुम्हारा सैक्रिक एसिड बनता है, और यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड के साथ में भी HNO3 के साथ में रिएक्ट करके यहाँ पे सैक्रिक एसिड बनता है। जो रिएजेंट HNO3 होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका कंक्लूजन क्या है? इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप। तो ये दिखाता है कि प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब अगला चलते हैं। अब ग्लूकोज अगर हाइड्रोजलमाइन के साथ में रिएक्ट करता है, हाइड्रोजलमाइन के साथ में रिएक्ट करके ये ऑक्साइम ग्रुप बनाता है। हाइड्रोजलमाइन का आपको वो याद होना चाहिए, हाइड्रोजलमाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है? NH2OH होता है, मोलिकुलर फार्मूला NH2OH होता है। ठीक है, अगर ग्लूकोज को NH2OH हाइड्रोजलमाइन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइम बनता है। ऑक्साइम में ग्लूकोज में सिर्फ ये वाला पार्ट डिफरेंट होता है। कौन सा? ये पार्ट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका जो ऑक्साइम का है ना, स्ट्रक्चर पूछा जाता है एग्जाम में बहुत कॉमनली, तो इसका फॉर्मूला याद रखना। ऑक्साइम का कहाँ पे होता है? NH और NO, डबल बॉन्ड NO जुड़ जाता है, NOH जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड NOH जुड़ जाता है, इसको ऑक्साइम कहते हैं। ये बताता है कि तुम्हारा CO ग्रुप प्रेजेंट है।
ठीक है। अब HCN के साथ में हाइड्रोसाइनिन के साथ में हाइड्रोसाइनाइड के साथ में अगर हम रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोसाइनाइड के साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा कि ये वाली जगह पे जो है तुम्हारा ये डबल बॉन्ड O होता है ना ऐसा करके, तो उसमें जो है तुम्हारा एक टूट के OH बन जाएगा ये, और एक CN जुड़ जाएगा। ठीक है। तो हाइड्रोसाइनिन कंक्लूजन होता है, इसका भी सेम कंक्लूजन होता है कि इसमें एक इसमें कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है, कार्बोक्सिल कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है। अब है फिशर लिविंग प्रॉपर्टी मेड, ये ग्लूकोज इस तरीके से होता है। अब इसमें तुम एक चीज़ बताना कि ये OH इधर की साइड है, क्या है, लेफ्ट है या राइट है, ये राइट साइड है। तो ये कौन सा वाला ग्लूकोज होगा, ये L होगा या D ग्रुप का होगा। ये किधर की साइड है, ये राइट साइड है, तो ये D होगा। L जो होता है लेफ्ट साइड का होता है, ठीक है ना। तो L लेफ्ट के लिए L होता है और D जो होता है राइट के लिए होता है। तो यहाँ पे D साइड है, तो यहाँ पे जो पता चला, ये पता चला। और ये वाला जो बड़ा डी होता है ये इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, ये प्लस दिखाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो प्लस है ये दिखा रहा है कि डेस्ट्रो रेडिएटिव नेचर का है और शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसका कोई मतलब नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी का, किससे, डी का। ये ग्लूकोनिक एसिड है, ये भी डी टाइप है और ये भी डी टाइप है, क्योंकि OH जो है सेकंड लास्ट का वो होता है, ये किधर की साइड होता है उसके बेसिस पे L या D डिसाइड होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस क्रिस्टल्डिहाइड है, ये माइनस क्रिस्टल्डिहाइड है। कैसे है, ये RS कन्फिग्रेशन है। अब इसमें 1 2 3 और यहाँ पे जो फोर्थ है ये कहाँ पे प्रेजेंट है। तो पहले ये तो क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन ये जो है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। ठीक है। तो वर्टिकल पे होना चाहिए, ये तो वर्टिकल पे होगा तो इसको हम चेंज कर देंगे, तो ये S से जो है R बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देते हैं इसको सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दें बताओ, COH को दें या फिर इसको दें, C डबल बॉन्ड O है तो मतलब कि इसके 2 O बन जाएंगे, 2 O बन जाएंगे यहाँ पे, जबकि एक ही O है। ठीक है। तो सबसे पहले, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन है, तो भाई ऑक्सीजन को तो C से पहले प्रायोरिटी 1, और इसमें 2, और इसमें 3, और इसमें 4, 4 ऑन द वर्टिकल है, और 1 2 3 1 2 3 क्लॉकवाइज है, लेकिन ये 4 वर्टिकल पे है तो इसको चेंज करना पड़ेगा S में। ठीक है। तो ऐसे करके होता है। अब ये देखो OH कहाँ पे है ये, और यहाँ पे भी OH कहाँ पे है, तो इस वजह से ये DD होता है। ठीक है। ये DD कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इसका इस वजह से होता है, राइट साइड में, लेफ्ट में होता तो ये L कॉन्फ़िगरेशन होता। अब आगे चलते हैं, इसके 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं, इसको रटना ही पड़ेगा। ठीक है। इसको रट डालो, साला कुछ भी आए इसमें एकदम तुरंत उड़ा देना। ठीक है। तो ये क्या है, ये अल्फ़ा होता है और तुम्हारा ये बीटा होता है, क्या, इसके बेसिस पे ये अल्फ़ा और बीटा होता है, अल्फ़ा और बीटा होता है। OH ऊपर की साइड है, ये इसका नीचे की तरफ है, ये अल्फ़ा है और इसका OH बीटा है। ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। फ्रक्टो अल्फ़ा डी, डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस, अल्फ़ा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस है ये। ठीक है। और ये क्या है, बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरेनोस, दोनों नेगेटिव डी है, लेकिन ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, इसको रटना ही है, और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी रटा होना चाहिए। अब है प्रोटीन। प्रोटीन जो है मोस्ट अबेंडेंट बायो मॉलिक्यूल ऑफ द लिविंग अर्थ है, लिविंग सिस्टम में मोस्ट अबेंडेंट है। प्रोटियोस मीन द प्राइम इंपॉर्टेंस, प्रोटियोस का मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस। ऑल द प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड, ये सब अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं, इसका ध्यान रखना बस, ये बायोलॉजी में भी है। अब है ग्लाइसिन जो होता है, इसका टेस्ट क्या होता है, स्वीट टेस्ट होता है। ग्लाइसिन का टेस्ट क्या होता है, स्वीट टेस्ट होता है। अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं ये बताना मेरे को। अमीनो एसिड में ग्लाइसिन जो है इसका स्वीट टेस्ट होता है। टायरोसिन जो होता है कहाँ से मिलता है, ये तुम्हारा चीज़ से पहली बार मिला था। ग्लाइसिन का जो होता है, ग्लाइसिन एक्सेप्शन है, इसमें जो होता है H ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिक नॉट ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता। क्योंकि जो तुम्हारा प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन कह रहा हूँ, अमीनो एसिड होता है, होता क्या है, वो सब्सटीट्यूटेड, पहले तो सब्सटीट्यूटेड वो सब्सटीट्यूटेड मिथाइल होता है। ठीक है। सब्सटीट्यूटेड मीथेन होता है, जिसमें एक जो है तुम्हारा COH ग्रुप होता है, एक जो है तुम्हारा NH2 ग्रुप होता है। ठीक है। NH2 ग्रुप होता है, और एक होता है H ग्रुप, और एक होता है R, जो कि डिपेंड करता है, मतलब इसकी वजह से ही जो होते हैं ये अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। तो ग्लाइसिन में ये H होता है, इस वजह से ये होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है। कायरल नहीं बनता इसमें।
अब आगे चलते हैं, ग्लाइसिन नहीं होता है। अब उसके बाद में एसिडिक एमिनो एसिड्स कौन से होते हैं, रट्टा मारो धड़ाधड़। एसिडिक एमिनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एसिड लिखा हुआ है स्पार्टिक एसिड, तो ये तो बहुत आसान है, ठीक है, तो ये तो एकदम याद हो जाएगा। लेकिन बेसिक एमिनो एसिड जैसे कि आर्जिनिन हो गया और लाइसिन हो गया और हिस्टडीन हो गया, इसके ये वाले नाम भी याद रहने चाहिए, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टडीन, इसमें तो शुरू का ही है, और ये वाले नाम भी याद रहने चाहिए, आर, के और एच से होता है ये, ठीक है। तो ये किससे होता है, ये आर से होता है, के से होता है, एच से होता है। बेसिक इंपॉर्टेंट है, बेसिक वाले इंपॉर्टेंट है, आर, के, एच, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टडीन। लाइसिन, लाइसिन, वेलिन और ग्लाइसिन काफ़ी पूछा जाता है वैसे मैं बताऊँ तो, लेकिन आर्जिनिन, हिस्टडीन कुछ भी पूछ सकते हैं। अब है एरोमेटिक, आराम थोड़ा बहुत याद रहते हैं ये, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलिन। फिनाइल का मतलब तो तुम्हें पता ही है, एरोमेटिक आ गया ये इसमें, ट्रिप्टोफैन, फैन मतलब, और टायरोसिन, ये थोड़े ट्रायो ट्रिप्टोफैन, ये इस तरीके ना, टीआरपी, टीआर और फिनाइल जो है ये इससे आसान होता है थोड़ा, फिर भी इस कंपेरिजन ये थोड़ा मुश्किल रहता है, याद रहे, ये याद हो जाता है 2-4 बार। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलिन होते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो होते हैं कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन होते हैं वो, ठीक है। ज्विटर आयन का मतलब ज्विटर आयन बनाते हैं, इसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोजन जो है वो COH से NH2 या फिर NH2 से COH की तरफ जाता रहता है, तो थोड़ा सा और ये बफर सोल्यूशन की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। तो एम्फोटेरिक होते हैं, रिएक्ट बोथ विद द बेस एंड द एसिड, ये है ना यहाँ पे। मोस्टली एन कन्फिग्रेशन होती है इनकी, एल कन्फिग्रेशन होती है सबसे ज़्यादातर इनकी, एल कन्फिग्रेशन होती है, ये ध्यान रखना। स्ट्रक्चर, तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन की बात करें तो इसमें लिंकेज कौन सी होती है, पेप्टाइड लिंकेज होती है, CO और NH की। उसके बाद में इसमें एलिमिनेशन किसका होता है, वाटर का एलिमिनेशन होता है, और प्रोडक्ट इज डाइपेप्टाइड फॉर्म बाय दो अमीनो एसिड से मिलकर प्रोडक्ट बनता है। और पॉलीपेप्टाइड में मोर देन 10 अमीनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड बनता है, मतलब कि एक चेन बनती है जो है, चेन जो बनती है वो तुम्हारी 10 अमीनो एसिड से ज़्यादा होनी चाहिए चेन बनाने के लिए, ध्यान रखना, 10 अमीनो एसिड से ज़्यादा होनी चाहिए चेन बनाने के लिए। और पॉलीपेप्टाइड मतलब कि प्रोटीन चेन। अब है, अगर तुम्हें प्रोटीन बनाना है ना, तो प्रोटीन के लिए तुमको कम से कम, प्रोटीन के लिए मिनिमम 100 अमीनो एसिड्स तो होने चाहिए, और 10,000 U मतलब कि डेल्टन से ज़्यादा इसका मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। इसका एक्सेप्शन है इंसुलिन, इंसुलिन में सिर्फ 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब एक ग्लाइसेलेनिन, अब देखो इसमें कितना है, दोनों साइड एच एच जुड़े हुए हैं, मैंने बताया ना, ग्लाइसिन हो गया, और एलेनिन में क्या होता है, एलेनिन में ये CH3 ग्रुप होता है, एक मिथाइल ग्रुप होता है। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, इसमें से ये तुम्हारा H2O, तुम्हारा H2O यहाँ से वाटर निकलता है, यहाँ पे NH रह जाता है, और यहाँ पे तुम्हारा CO रह जाता है, यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से एक H जाता है और CO रह जाता है, और NH रह जाता है, ग्लाइसी एलेनिन ये हो गया, ठीक है, दोनों जुड़ के इस तरीके से जुड़ते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर शेप। तो पहले टाइप के जो क्लासिफिकेशन में पहले टाइप के होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन और रन्स पैरेलल। अब बात करते हैं प्रोटीन्स बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रोटीन्स किस किस में डिवाइडेड है। तो कितने किस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, पहले हैं प्रोटीन के किसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, पहले हम ये कर लिया था ना हमने, ये है बचा है अभी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर का शेप पे। तो एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, ठीक है, रन्स पैरेलल, हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। बाकी दो दो अमीनो एसिड के बीच में तो पॉलीपेप्टाइड चेन वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, लेकिन ये जो फाइब्रस प्रोटीन होता है इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड इसको जोड़ कर रखता है पैरेलल चेन को। फिर है ये इंसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में इंसोल्यूबल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसका एग्जांपल हो गया कैरेटिन हो गया, हेयर में जो होता है, वोल सिल्क में होता है कैरेटिन, और मायोसिन मसल्स में जो होता है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं, इनसोल्यूबल होता है ये वाटर में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के, ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करते हैं
तो इसमें कॉइल अराउंड स्फेरिकल या फिर कॉइल्ड अराउंड होते हैं, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कॉइल्ड अराउंड स्फेरिकल, ये तो ग्लोबुलर प्रोटीन के नाम से भी पता चल जाएगा तुमको, लेकिन ये वाटर में सल्यूबल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, असर्शन रीजन आ सकता है यहाँ पे। फाइबर्स प्रोटीन जो होते हैं इनसल्यूबल होते हैं वाटर में, और ये सल्यूबल होते हैं, ठीक है। फिर इसका एग्जाम्पल क्या हो गए, इंसुलिन जो होता है प्रोटीन, इंसुलिन हो गया, एल्बुमिन्स हो गया, जो एल्बुमिन्स आप तुम्हारा ऑस्मोटिक बैलेंस संभालते हैं बॉडी के अंदर, वो इसका एग्जाम्पल हो गया किसका, ग्लोबुलिन का, ठीक है। अब 4 लेवल के स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन के, एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और एक होता है टर्सरी, फिर क्वार्टरनी स्ट्रक्चर होता है। तो पहले बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, तुम्हारा प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, अमीनो एसिड्स के जुड़ के पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, नॉर्मल चेन को प्राइमरी चेन बोलते हैं। और बताना कितने अमीनो एसिड्स होने चाहिए एक पॉलीपेप्टाइड चेन में, 10 से ज़्यादा होने चाहिए। फिर सेकेंडरी लेवल की जो है, सेकेंडरी लेवल का स्ट्रक्चर, इसमें किसकी वजह से होता है, सेकेंडरी लेवल का स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द CO एंड NH। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक अल्फा, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ध्यान रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और उस वाले में जो होता है फाइब्रस में क्या होती है, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें बॉन्डिंग का पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, ठीक है। और ये 2 टाइप के होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड, राइट हैंड कॉइलिंग होती है इसमें, ठीक है। हेलिक्स फॉर्म जैसे DNA का फॉर्म होता है, डीएनए भी तो डीएनए वैसे तो न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन डीएनए जो होता है वही सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है और राइट कॉइलिंग होती है, और उसको BDNA बोलते हैं, जो कि बायोलॉजी में दे रखा है, ठीक है। तो और बायोलॉजी में अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड भी दे रखा है, इसमें अल्फा हेलिक्स और राइट हैंडेड कॉलिंग होती है, स्क्रू हेलिक्स के फॉर्म में होता है, बीटा प्लेटेड मतलब प्लेट्स के फॉर्म में होती हैं, ये में एक्सटेंड लेट साइड बाय साइड, ठीक है। तो अल्फा और बीटा क्या होती हैं, ये तुम्हारे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल हो गए, मतलब कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 फॉर्म में होता है। फिर टर्शरी स्ट्रक्चर के 2 फॉर्म होते हैं, जो हमने पढ़ा था ना, ये ग्लोबुलर और फाइब्रस जो पढ़ा था, ये होते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर के फॉर्म। तो ये 2 फॉर्म में होते हैं, 2 शेप्स में होते हैं, एक फाइब्रस होता है और एक इसमें ग्लोबुलर होता है, ठीक है। इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है टर्शरी स्ट्रक्चर में, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है, वन डर वाल फोर्सेज होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइसल्फाइड ज़्यादा ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। वन डर वाल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ये भी दिमाग में रखना। फिर है तुम्हारे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये सब यूनिट्स जुड़ी हुई होती, मतलब कि जो हमारे जैसे हेमोग्लोबिन का एग्जांपल ले, बायोलॉजी में जैसे हेमोग्लोबिन का एग्जांपल ले लिए, तो उसमें 4 जो होती हैं, 4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ होता है वो, मतलब 4 यूनिट से बना हुआ होता है, उसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं, ठीक है। तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल हो गया है क्या, हेमोग्लोबिन हमारा। अब है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन के डीनेचरेशन की बात करें तो अगर जब प्रोटीन का डीनेचरेशन होता है तो उसका 3D स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी फाउंड इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। तो अगर प्रोटीन की बात करें तो जो हमारे बॉडी में, जो हमने बायोलॉजी में भी पढ़ा था कि तुम्हारी सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, लाइफ को वो करने के लिए जो है तुम्हारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो डीनेचरेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्बेंस। डीनेचरेशन किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के टूटने की वजह से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2-3 डिग्री स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन 1 रिमेन इंटैक्ट, 1 रहता है, 2-3 डिग्री स्ट्रक्चर जो है ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कोगुलेशन ऑफ एग वाइट, जो अंडा होता है, अंडे का कोगुलेशन जो होता है बॉयल जब हम करते हैं, तो वो भी डीनेचरेशन का एग्जाम्पल है। फिर कर्डलिंग ऑफ मिल्क ड्यू टू लैक्टिक एसिड, तो जो तुम्हारा दही बनता है वो भी तुम्हारा किसका एग्जाम्पल है, तुम्हारा डीनेचरेशन का एग्जाम्पल है। मतलब इन दोनों के अंदर क्या डिग्री ऑफ वो होगा, प्रोटीन होगा, ये पूछा जा सकता है, कौन सा डिग्री स्ट्रक्चर होगा, तो 1 डिग्री स्ट्रक्चर होंगे दोनों में, ठीक है। इस तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। फिर है एंजाइम। एंजाइम जो है नेम्ड आफ्टर द कंप्लीट वर्क, तो जिसके लिए वर्क करती है, जो सबस्ट्रेट को, जैसे कि डीएनए से एंजाइम जो होती है डीएनए को तोड़ती है, आरएनएस वगैरह जो होती है ये उसके लिए आरएनए को तोड़ती है, सेलुलोज एंजाइम सेलुलोज को डाइजेस्ट करती है, तो उसके बेसिस पे ही होता है इनका नाम जो होता है। जैसे कि माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए माल्टेज एंजाइम यूज़ होती है, तो माल्टोज के में एज लगा दोगे तो माल्टोज को जो है हाइड्रोलाइज करने वाली एंजाइम हो गई है। और सम नेम्ड
आफ्टर रिएक्शन, कुछ जो है जो रिएक्शन के ऊपर भी उनका नाम होता है, जैसे कि ऑक्सीडो रिडक्शन। यहाँ पर अगर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होता है तो कुछ एंजाइम का नाम उसके रिएक्शन के बेसिस पे भी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी बता दिया इसका। ऑक्सीडो ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अब है रिड्यूस एक्टिवेशन, तो ये एंजाइम करती क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देती है। ठीक है, और एक जो है अभी क्वेश्चन आया था कैटलिस्ट के ऊपर आया था। ठीक है, तो उसमें क्या था, वो नेगेटिव कैटलिस्ट का एक क्वेश्चन था। नेगेटिव कैटलिस्ट से क्या करेगी, वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगी उल्टा। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होती हैं वो क्या करती हैं, वो कम कर देती हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, जिससे कि रिएक्शन जो है, रिएक्शन को ट्रांजिशन स्टेट में इतना हाई एनर्जी के डिफरेंस से नहीं होकर गुजरना पड़ता। ठीक है, तो जैसे सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस में जो एंजाइम यूज़ होती है, तो ये क्या करती है तुम्हारी, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको 6.2 से लेकर 2.15 कर देती है। अब विटामिन की बात करते हैं। अर्लियर हमने सोचा था कि अर्लियर थॉट कंटेन्स एमाइन ग्रुप एंड लेटर आइडेंटिफाई मोस्टली नॉट हैव द ई। मोस्टली मतलब कि जो है हमने पहले सोचा था कि इसमें एमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ज़्यादातर में होता नहीं है, मोस्टली नॉट हैव। तो इसमें जो है हमने ई रिमूव कर दिया था, इसलिए ये विटामिन हो गया। ठीक है, विट अमाइन था पहले ये। अब फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं एडी कीए, कीड़े से याद रखना, कीड़ा 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 के ई डी ए। ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, इंपॉर्टेंट है, स्टोर कहाँ पे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टोर कहाँ पे होते हैं, ये लीवर में स्टोर होते हैं, एडिपोज में स्टोर होते हैं, मतलब फैट टिश्यू में स्टोर होते हैं। ठीक है, और लीवर में स्टोर होते हैं, कौन से, कीड़ा। फिर है ये होते हैं वाटर सल्यूबल, और नहीं, अब दूसरे टाइप के होते हैं वाटर सल्यूबल। ये थे फैट सल्यूबल, इंपॉर्टेंट है, फैट सल्यूबल कीड़ा होते हैं। ठीक है, और वाटर सल्यूबल जो है तुम्हारे बीसी वाटर सल्यूबल होते हैं। उसमें भी एक्सेप्शन है, कौन, कि ये तुम्हारा B12 एक्सेप्शन है, B12 वाटर सल्यूबल नहीं होता, ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो B12 इज़ नॉट वाटर सल्यूबल। बाकी BC जो होते हैं वाटर सल्यूबल होते हैं, बस इसमें B12 वाटर सल्यूबल नहीं होता है। ठीक है, तो वाटर सल्यूबल का मतलब ये होता है कि ये यूरिन के साथ में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब विटामिन ए का नाम क्या होता है, वो विटामिन ए जो होता है वो क्या करता है, विटामिन ए क्या करता है, इसके डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज़ हो सकता है, सिम्टम क्या दिखाता है। विटामिन ए की डिफिशियंसी से जर्मथल्मिया हो सकता है, हार्ट कॉर्निया हो सकता है। ठीक है, विटामिन B1 जिसका दूसरा नाम थायामीन है, थायामीन बोल देंगे ये। ठीक है, B1 नहीं लिखेंगे हर जगह पे, तो थायामीन बोल देंगे। और फिर ये पूछेंगे कि तुम्हारा इससे क्या होता है, बेरी बेरी लॉस ऑफ एपिटाइट, रिटार्ड ग्रोथ रिटार्ड होती है, भूख नहीं लगती है, बेरी बेरी डिजीज़ है, ध्यान रखना इसका, वेरी 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 वेरी। और इस जरप्थेल्मिया विटामिन ए की कमी से। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं कि गाजर ज़्यादा खानी चाहिए। फिर है तुम्हारा राइबोफ्लेविन, B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन होता है। B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। ये क्या करता है, चिलोसिस करता है, फिशर एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ, माउथ के कॉर्नर पे फिशर्स कर देता है, और डाइजेस्टिव डिजॉर्डर्स हो जाते हैं इससे, और स्किन जो है स्किन बर्न भी हो जाती है। ठीक है, तो चिलोसिस हो गया। अब ये B6 का नाम होता है पायरोडॉक्सिन। इनके नाम याद होने चाहिए। B1 का थाइमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B6 का पैराडॉक्सिन। B6 क्या करता है, पैराडॉक्सिन कन्वर्जन। इस बार भी क्वेश्चन आया और आने के चांसेस हैं इसके। ठीक है, या तो ये पूछता है कि वाटर सोल्यूबल है या फिर फैट सोल्यूबल है, या फिर ये पूछता है कि ये करता क्या है। अब विटामिन B12 से होता है पर्नीशियस एनीमिया, मतलब कि RBC जो होती है उसमें हेमोग्लोबिन जो है डेफिशिएंट हो जाता है, हेमोग्लोबिन। ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया। B12 का इसमें नाम नहीं दे रखा। फिर है सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ये स्कर्वी ब्लीडिंग कम्स कर देता है। ठीक है, फिर विटामिन D जो है तुम्हारा थोड़ा बहुत पता होगा, तो हड्डियों से रिलेटेड होता है, ये तुम्हारा रिकेट्स करता है, या बोन डिफॉर्मिटीज इन द चिल्ड्रंस एंड ऑस्टियोमेलेसिया और सॉफ्ट बोन एंड जॉइंट पेन इन एडल्ट। तो ये जो है जितनी भी तुम्हारी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है विटामिन D की वजह से होती है, रिकेट्स याद रखना, रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेशिया, सॉफ्ट बोन जॉइंट पेन इन एडल्ट। फिर है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ द आरबीसी की फ्रेजिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक, एंड मस्कुलर वीकनेस इंक्रीज फ्रेजिलिटी और फॉर आरबीसी। क्या करता है विटामिन ई, ये करता है। तो विटामिन के क्या करता है, इंक्रीज ब्लड क्लॉट टाइमिंग, अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो देर में ब्लड क्लॉट होगा। ठीक है, तो ये सारे एक बार फिर से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और B1 का नाम है थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B6 का पैराडॉक्सिन,
और B12 नहीं, C का एस्कॉर्बिक एसिड। और ये क्या क्या वो करते हैं देख लेना। फिर है न्यूक्लिक एसिड वगैरह है ये। अगर न्यूक्लिक एसिड में जाएँ हम तो तुम्हें 96 वाटसन क्रिक को जो था 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला था। इसके लिए डीएनए की खोज के लिए, डीएनए के स्ट्रक्चर की खोज के लिए, ठीक है। तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये तुम्हारा इसका स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। बीटा डी राइबोज, शुगर जो यूज़ होती है इसमें, बीटा डी राइबोज, बीटा 2 डी ऑक्सी राइबोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों याद होने चाहिए अच्छे से स्ट्रक्चर। एक तो तुम्हारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, साइक्लिक और वैसा दोनों। और तुम्हारा जो है राइबोस और डीऑक्सी राइबोस, बीटा डी ऐसा आ सकता है, अल्फा डी राइबोस, बीटा एल राइबोस, कुछ भी लिख के दे सकते हैं। तो इसमें बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस। तो देखो इसको अच्छे से रटना है, ठीक है। फिर ये जो होता है इसमें नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो कि 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडिन। इसको कैसे याद रखना है कि पायरिमिडिन बड़ा नाम है तो इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ वो है क्या नाम है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और इसमें जो है प्यूरिन छोटा नाम है तो Ag है, ठीक है। तो Ag कट से याद रखना। मैं तो पायरिमिडिन को कट से याद रखता हूँ। अब कट के अलावा जो बचे वो प्यूरिन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो ये इसमें डबल रिंग होता है छोटे वाले में, मतलब प्यूरिन छोटा नाम है और कम वो है कॉन्स्टेंट, लेकिन इसमें रिंग जो है तो डबल होते हैं। और नाइट्रोजन किस किस प्लेस पे होता है ये प्लीज़ ध्यान रखना, 1379 पे होता है, 1379 पे होता है। और जो इसके अंदर होता है पैरामिडिन के अंदर 1 और 3 पे होता है, ठीक है। फिर ये स्ट्रक्चर है एडेनिन ग्वानिन के, देख लेना एक बार ये स्ट्रक्चर। तो बस हो सकता है ये इसके बेसिस पे पूछा जा सके कि तुम्हारा प्यूरिन में 2 रिंग होती है और इसमें 1 रिंग होती है, तो ये सिंगल रिंग वाला दे देगा, एक 2 रिंग वाला दे देगा। तो ये रिंग का तो एटलीस्ट याद रखना, और 1379 का नंबर याद रखना, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ होता है रिंग में। और यहाँ पे 1313 पे होता है, ठीक है। अब ये डी और एल, बड़ा डी एल और छोटा डी एल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ, अब है ग्लूकोज नॉट गिव द स्किप टेस्ट। ग्लूकोज जो है ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ लेंगे। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में क्या है इसके प्रॉपर्टीज, ये जो है ये तो मैंने बता दिया था। बड़ा डीएल जो होता है ये कन्फिग्रेशन बताता है, और डीएल जो होता है छोटा वाला ये दिखाता है तुम्हारा ऑप्टिकल एक्टिविटी। डी छोटे डी को प्लस से या एल को माइनस से करते हैं डिनोट। ये 24 में आया है क्वेश्चन। ये तुम्हारा क्या है, ग्लूकोज के स्किप टेस्ट दिखाता है। ये डज नॉट गिव स्किप टेस्ट एंड नॉट रिएक्ट विद NHSO4, ठीक है। तो NHSO4 के साथ में भी रिएक्ट नहीं करता टू गिव H2S। तो ये स्किप टेस्ट नहीं दिखाता और NHSO4 के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में तुम्हारा पेंटा एसीटेट जो बनता है ग्लूकोज को हम एसाइलेशन जब कराते हैं, ठीक है, तो डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोजैलेमाइन। तो ये जो पेंटासीटेट बनता है ये हाइड्रोजैलेमाइन के साथ में रिएक्ट नहीं करता, इंडिकेटिंग एब्सेंस ऑफ CHO। तो पेंटासीटेट में CHO नहीं होता है, तो इसको इस वजह से ये जो है हाइड्रोजैलेमाइन के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। हाइड्रोजैलेमाइन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ठीक है। अब है अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। पहली बात तो याद रखना है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में मेल्टिंग पॉइंट बीटा ग्लूकोज का ज़्यादा होता है, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज का 1419 होता है, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा एक्जैक्टली नंबर। ये पूछा जाएगा कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, तुम्हारा बीटा डी ग्लूकोज का, बीटा ग्लूकोज का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अल्फा ग्लूकोज फॉर्म्ड एट लो टेम्परेचर एंड बीटा ग्लूकोज फॉर्म्ड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब ये है अल्फा ग्लूकोज और ये है बीटा ग्लूकोज। ये OH देख लीजिए किधर की साइड में है, ये इधर की साइड में है तो ये बीटा, और ये इधर की साइड में है तो ये अल्फा ग्लूकोज। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये। अब है 2 साइक्लिक हेमीसेटल फॉर्म्स और द ग्लूकोज एट डिफरेंट ओनली कन्फिग्रेशन। तो ये जो 2 साइक्लिक हेमी एसिटल बनते हैं फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली द कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन C1। तो ये C1 पे जो होता है इनमें डिफरेंस कहाँ पे होता है, C1 पे डिफरेंस होता है। तो ये C1 एनोमर्स होते हैं। ये जो ये अल्फा और बीटा होता है ना, ये एनोमर्स के लिए ये एनोमर्स के लिए बताया गया है। जैसे मैंने बताया था ना उसमें क्या नाम है, एपीमर्स, ऑल एपीमर्स आर एनोमर्स, नहीं ऑल एनोमर्स आर एपीमर्स, हाँ। तो एपीमर्स का जो साइक्लिक में एपीमर्स जो होते हैं उसको एनोमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ग्लूकोज जो होते हैं अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज जो होते हैं ये C1 एनोमरिक कार्बन होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है और फर्स्ट एल्डिहाइड कार्बन, ठीक है। C1 एनोमर्स होते हैं ये।
तो पायरेनोस, अब पायरेनोस पे चलते हैं। पायरेनोस क्या होता है? पायरन इस तरीके से इस तरीके का होता है कंपाउंड पायरन, ठीक है। इफ़ OH ऑन द राइट देन हावर्थ डाउन, तो ये तुम्हारा इसमें क्या देखना है तुम्हारा, ये देखो ये OH जो है तुम्हारा अप है, ये क्या है OH तुम्हारा डाउन है, ठीक है। OH अप है, OH डाउन है, बाकी सब सेम है कॉन्फ़िगरेशन। तो OH अप है, इसी चीज़ को बताया है इसमें। OH अप है तो क्या है ये बीटा है, अगर OH डाउन है तो ये अल्फ़ा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे कई बार रीड करोगे तो हो जाएगा। फ्रक्टोस, अब फ्रक्टोस पे चलते हैं। फ्रक्टोस में ये तुम्हारा कीटो हेक्सेस शुगर से बनता है, ये कीटो हेक्सोस शुगर से बनता है, और फ्रक्टोस जो एज ए स्वीटनर यूज़ होता है। अब यार इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं, काफ़ी बड़ा हो गया है ये लेक्चर, 16 मिनट का हुआ, इतना बड़ा नहीं हुआ। चलो अब है डी सीरीज़, फ्रक्टोस के ऊपर बात करते हैं। तो डी सीरीज लेबोरेटरी फ्यूरन मतलब कि वहाँ पे जैसा पायरेनोस की तरह होता है वो, और यहाँ पे जो होता है फ्यूरेनोस होता है। फ्यूरेनोस का भी स्ट्रक्चर याद रखना, फ्यूरेनोस ऐसा होता है। कीटोनिक ग्रुप एट कार्बन टू पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। 2 साइक्लिक फॉर्म आफ्टर एडिशन ऑफ OH एट C5 टू द CO ग्रुप, ठीक है। 2 साइक्लिक फॉर्म बनते हैं। तो ये कौन सा फॉर्म है? ये D माइनस फॉर्म है, ये D माइनस फॉर्म है फ्रक्टोज का, ठीक है। अब डाइसैकराइड्स में देख लीजिए, डाइसैकराइड कौन से होते हैं। डाइसैकराइड्स हमने पढ़े थे जिसमें 2 मोनोमर की यूनिट होता है, 2 मोनोसैकराइड्स होते हैं। तो सीधे सीधे हम बात करते हैं कि इसमें से H2 तुम्हारा इसमें मतलब कि डाइसैकराइड में किसी में भी H2 जोड़ेंगे तो मोनोसैकराइड में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर सुक्रोज को हम तोड़ते हैं तो सुक्रोज से बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। और ग्लूकोज कौन सा होता है, क्वेश्चन आते हैं ये, ग्लूकोज कौन सा होता है? अल्फा डी ग्लूकोज, और फ्रक्टोज कौन सा होता है? बीटा डी फ्रक्टोज बनता है, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज निकलता है इसमें से। अब इनकी लिंकेज सुक्रोज में किस तरीके से होती है, इसकी लिंकेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें पहली बात तो ये सुक्रोज जो होता है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। सुक्रोज जो होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, मतलब कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस के बाद में जब ये सुक्रोज फ्रक्टोज और ग्लूकोज में टूट जाता है तो जो कि फ्रक्टोज है 92 डिग्री जो है नेगेटिव रोटेट करता है, मतलब कि लिवरेटरी होता है ना, माइनस बीटा डी माइनस फ्रक्टोज होता है, और वो अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज होता है। तो इसमें पॉजिटिव 52 डिग्री होता है। तो ऑल ओवर जो होता है इसमें जब हम हाइड्रोलाइज करके ये अपने कॉन्स्टेंट में टूट जाता है तो ये जो बनता है ये बनता है लिवोरेटेटरी, ओवरऑल लिवोरेटेटरी बनता है ये जब ये टूट जाता है। बिना टूटे क्या होता है, ये डेक्सोरोटेटरी होता है, ठीक है। और टूटने के बाद में क्या बनता है, ये लिवोरेटेटरी। तो ये डेक्सोरोटेटरी से लिवोरेटेटरी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें जो यहाँ पे लिंकेज होती है ना, ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में, तो क्या लिंकेज होती है इसमें? C1C2 लिंकेज होती है, ठीक है। C1 कहाँ पे? C1 ऑन द कार्बन और C2 ऑन द फ्रक्टोज, ठीक है, सेकंड कार्बन ऑन द फ्रक्टोज। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसको इन्वर्ट शुगर भी बोला जाता है, इसलिए इसको इन्वर्ट शुगर बोला जाता है क्योंकि ये लिवोरेटेटरी बनाता है, ठीक है। अब ये माल्टेस के ऊपर चलते हैं, माल्टोस के ऊपर चलते हैं। माल्टोस को जब हम तोड़ते हैं तो देखो ये लैक्टोज हो गया, अब लैक्टोज हो गया मिल्क शुगर। अब देखो माल्टोज में भी हम देख लेते हैं, माल्टोज अभी नहीं करा है हमने। माल्टोज में जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये किस किस में टूटता है? ये अल्फा डी ग्लूकोज में और अल्फा डी ग्लूकोज में टूटता है। इसमें सिर्फ मोनोमर यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है बीटा डी अल्फा डी ग्लूकोज ही होता है इसमें भी, और इसमें बीटा डी फ्रक्टोज में टूटता है। ये क्या तुम्हारा सुक्रोज, सुक्रोज नंबर 1 पे सुक्रोज है, नंबर 2 तुम्हारा माल्टोस, फिर लैक्टोस। तो माल्टोस में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज में निकलता है जब हाइड्रोलाइसिस होता है, और C1C4 पहले कार्बन से और दूसरे कार्बन में जो है C1C4 लिंकेज होता है। ये रिड्यूसिंग शुगर होता है क्योंकि सिर्फ सुक्रोज को अगर हम छोड़ दें तो सारे डाइसैकराइड्स और मोनोसैकराइड्स रिड्यूसिंग होते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा डी इसकी इस तरीके की जो है तुम्हारे ये ज्वाइन होता है, ठीक है। तो ये आगे चलते हैं। अब है लैक्टोस। लैक्टोस जो होता है मिल्क शुगर भी कहते हैं इसको, और इसमें क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज में टूटता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं जो बताना चाह रहा था। पहले दूसरे वाले में अल्फा डी ग्लूकोज में टूटता है, लेकिन यहाँ पे ये बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज में टूटता है, ठीक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज में टूटता है, और ये कुछ इस तरीके का लिंकेज क्या होती है, C1 इसमें लिंकेज होती है C1
C4 लिंकेज होती है, लेकिन C1 एट द गैलेक्टोज एंड C4 एट द ग्लूकोज, C1 एट द गैलेक्टोज एंड C4 एट द ग्लूकोज, ओ C4 एट द ग्लूकोज। तो ये जो है ये ग्लूकोज है और ये गैलेक्टोज है, ठीक है। तो C1 एट द गैलेक्टोज एंड C2 एट द ग्लूकोज, ध्यान रखना। और इसमें दूसरा वाला बीटा डी गैलेक्टोज, इसमें बीटा डी ग्लूकोज में टूटता है, ये बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज में नहीं टूटता, ठीक है। अब है पॉलीसेक्राइड्स। अब है ये डाइसेक्राइड्स तो हमने कर ली, अब करते हैं पॉलीसेक्राइड्स। तो स्टार्च जो होता है मेन स्टोरेज कंपोनेंट होता है, मतलब मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड होता है प्लांट्स में, ठीक है। और एनिमल्स में क्या होता है तुम्हारा ग्लाइकोजन। तो स्टार्च में मेन स्टोरेज कंपोनेंट होता है प्लांट्स में। इसके ये जब टूटता है तो क्या बनते हैं, इसमें बनते हैं दो कंपोनेंट, इसमें दो कंपोनेंट बनते हैं, एक बनता है अमाइलोस और एक बनता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस देखो बड़ा नाम है इसलिए 80% से 85% बनता है। अमाइलोस जो है तुम्हारा छोटा नाम है इसलिए 15 से 20% बनता है। ये वाटर सोल्यूबल होता है। और बड़ा वाला क्या होता है, ये तुम्हारा जो भी होता है इसमें नहीं लिख रखा, लेकिन ये पहला वाला जो होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है। अमाइलोस इज वाटर सोल्यूबल होता है। और अमाइलोस अनब्रांच्ड होता है और ये 200 से 1000 यूनिट्स होती हैं इसकी, किसकी, अल्फा डी ग्लूकोज की। दोनों इसमें अल्फा डी ग्लूकोज ही होते हैं, ठीक है। बाकी बस एक याद रखना अलग होता है, लैक्टोज में बीटा डी ग्लूकोज बनता है, बाकी सब में अल्फा डी ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज होता है इसमें। और फिर अमाइलोज में अल्फा डी ग्लूकोज होता है, 15 से 20% होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, अनब्रांच्ड होता है। लिंकेज याद रखना C1 C4 लिंकेज होती है। लैक्टोज में क्या हो रही थी, C1 एंड C4, बगर C1 गैलेक्टोज पे और C4 ग्लूकोज पे, ठीक है। फिर अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो अमाइलोपेक्टिन में 80 से 85% होता है, 80 to 85% होता है पॉलीमर, और इसमें भी C1 C4 लिंकेज होती है। लेकिन जब जो बिटवीन द सीधी चेन होती है उसमें C1 C4 लिंकेज होती है, लेकिन जो ब्रांचिंग होती है ना उसमें जो लिंकेज होती है C1 C6 लिंकेज होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक बार और बता दूं कि किस क्या क्या लिंकेज होती है। अमाइलोज में C1 C4 लिंकेज होती है, अमाइलोपेक्टिन में C1 C4 और C1 C6 होती है जहाँ पे ब्रांचिंग होती है। सेल्यूलोज, अब सेल्यूलोज में भी इंपॉर्टेंट आ गया। देखो सेल्यूलोज में और लैक्टोज में बीटा डी ग्लूकोज बनता है, बाकी सब में अल्फा डी ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सेल्यूलोज को तोड़ेंगे तो बीटा डी ग्लूकोज के मोनोमर यूनिट बनते हैं। और प्लांट किंगडम में ये मोस्ट अबेंडेंट होता है, मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इन द प्लांट किंगडम सेल्यूलोज होता है, ठीक है। तो और इसमें C1 C4 लिंकेज होती है। अब है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च होता है, ये हाईली ब्रांच्ड होता है और यीस्ट और फंजाई में होता है ये, और एनिमल्स में होता है, ठीक है। अब है एल्डोपेंटोस। एल्डोपेंटोस का मतलब क्या हुआ, जिसकी अरे ये उसके लिए हो गया तुम्हारा डी राइबोस शुगर होगी, डी ऑक्सी राइबोस शुगर होगी, ठीक है। ये तुम्हारे इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा और 5 उससे बने हुआ होगा। तो ये तुम्हारी ये वाली शुगर्स को क्या कहते हैं, एल्डोपेंटोस शुगर। और एल्डोपेंटोस शुगर जो है न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होती है, डी ऑक्सी डी राइबोस या फिर डी राइबोस, ठीक है। तो इसमें देखो सबकी लिंकेज याद रखना और तुम्हारे क्या क्या बनते हैं कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स याद रखना। और जो थोड़े थोड़े इसमें मैंने वो लिख रखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके, वो याद रखना। सब कुछ हो जाएगा कवर। इसके बाहर से देर आर वेरी लेस चांस के बाहर से आए, नहीं आएगा इसके बाहर से। तो इसको अच्छे से रट लेना बार 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 बार। अब एसेंशियल, अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दो टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। एसेंशियल जैसे कि एसेंशियल जो होते हैं ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, मिथियोनिन, थियोनिन, ल्यूकोसिन, वेलिन, हिस्टडीन और फिनाइलिन, ठीक है। 2-4 बार इसको रटना कोशिश करें ना यार ये पेपर में, मगर अगर आ गया तो फिर खेला हो जाएगा, ठीक है। ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, मिथियोनिन, थियोनिन, ल्यूसिन और वेलिन, हिस्टडीन, फिनाइलिन। और नॉन एसेंशियल वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी जो है खुद बना लेती है, एसेंशियल जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, सेरीन, ग्लाइसिन, टायरोसिन, अर्जिनिन। ये कौन सा है यार, ये भी देख लेंगे। प्रोलीन होगा ये, पता नहीं शायद, चेक कर लेना, ये देख लेना आपने उसमें। तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी ने ये मेरे वीडियोस देखे हैं तो बताना क्या है इसमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं पता नहीं कब।